नमस्कार दोस्तों, ये आदिकालीन साहित्य से संबंधित पार्ट नंबर 7 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये नेट एग्जाम में आया हुआ है। सिद्ध ईश्वरवादी नाथ निरीश्वरवादी थे, गलत है। सिद्ध व नाथ दोनों निरीश्वरवादी थे, ये भी गलत है, क्योंकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध निरीश्वरवादी तथा नाथ ईश्वरवादी थे, ये सत्य है। सिद्ध तो ईश्वरवादी थे, जबकि नाथ है वो ईश्वरवादी थे। उद्योतन सूरी की किस कृति में 3वीं से 8वीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिले हैं? रघुवंशम, कुल्यमाला छंद, छंदानुशासन, काव्यधारा। किसमें मिले हैं? कुल्यमाला छंद में मिले हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? दोहा कोश, श्रावकाचार, रिठनेमी चरियु, संदेश राशक। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी की प्रथम रचना दोहा कोश को माना है। किसको माना है? दोहा कोश को। आदिकाल का वह ग्रंथ जिसमें आदिकाल की परंपराओं व रूढ़ियों को समझने में सहायता मिलती है। प्राकृत पेंगलम, पाहुड़दोआ, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर। तो आदिकाल का वह ग्रंथ जिसमें आदिकाल की परंपराओं व रूढ़ियों को समझने में सहायता मिलती है, तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो है प्राकृत पेंगलम। पाहुड़दोआ राम सिंह का है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। राग रागनियों का निर्माता किस आदिकालीन कवि को माना जाता है? राग और रागनियों का निर्माता उस्मान को, अमीर खुसरो को, विद्यापति को, ईश्वरदास को। तो किसको माना जाता है? राग और रागनियों का निर्माता अमीर खुसरो को माना जाता है। वीरगाथा की किस रचना में 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं? तो ये सभी को पता है, पृथ्वीराज रासों में। कैमासवध तथा पद्मावत समय प्रसंगों का संबंध पृथ्वीराज रासों से है। आदिकाल का वह कौन सा कवि है जो स्वयं गायक तथा संगीत कला का आचार्य था? आदिकाल का वह कौन सा कवि है जो स्वयं गायक और संगीत कला का आचार्य था? जयदेव, विद्यापति, अमीर खुसरो, ईश्वरदास। तो वो कौन था जो स्वयं गायक भी था और संगीत कला का आचार्य भी था? वो था अमीर खुसरो। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। यह उक्ति किस लेखक की है? ग्रियर्सन की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मिश्र बंधु की। तो ये उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? देवसेन ने, श्रैपा ने, शंभु ने, तुलसीदास ने। चौपाई के बीच दोहा देकर प्रबंध लेखन की शुरुआत शंभु ने की थी। अपभ्रंश का वाल्मीकि है शंभु। किंधो सुर को सर लाग्यो, किंधो सुर की पीर, किंधो सुर को पद लाग्यो, तन मन धुनत शरीर। उक्त कथन के रचयिता कौन है? अकबर, बेजू बावरा, तानसेन, भिखारी दास। तो इस कथन के रचयिता तानसेन है। किंधो सुर को सर लाग्यो, किंधो सुर की पीर, किंधो सुर को पद लाग्यो, तन मन धुनत शरीर। ये उक्ति किसकी है? तानसेन की। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? गारसादे तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। तो किसने शुरू की थी? रामचंद्र शुक्ल ने।
उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है? अपभ्रंश, पाली, संस्कृत, परिनिष्ठित। तो क्या कहा है? अपभ्रंश कहा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा कौन सी बताई है? अपभ्रंश बताई है। इतिहास लेख घटनाओं का अन्वेषण एवं संकल्प मात्र नहीं है। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकल्प मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य श्रृंखला विद्यमान है। उक्त कथन किस पश्चिमी विचारक का है? तो यह कथन हिगल का है। हिगल कहता है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकल्प मात्र नहीं है। सिद्ध व नाथ देश के किन हिस्सों में अपने मत का प्रचार कर रहे थे? सिद्ध और नाथ देश के किन हिस्सों में अपने मत का प्रचार कर रहे थे? सिद्ध पूर्वी, नाथ पश्चिम भाग में, सिद्ध पश्चिमी, नाथ पूर्वी भाग में, सिद्ध उत्तरी, नाथ दक्षिणी भाग में, दोनों पूर्वी भाग में। तो इसका उत्तर होगा सिद्ध तो पूर्वी भाग में थे, जबकि नाथ कहाँ थे? नाथ पश्चिम भाग में थे। सिद्ध व नाथ देश के किन हिस्सों में अपने मत का प्रचार कर रहे थे? तो सिद्ध देश के पूर्वी भाग में थे और नाथ देश के पश्चिम भाग में अपने मत का प्रचार कर रहे थे। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने श्रैपा थे। श्रैपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। श्रैपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोश जो श्रैपा की पुस्तक है उसका संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। खुमान रासो का रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय, इसकी रचना 9वीं सदी में हुई। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आलय खंड नाम से भी जाना जाता है। नरपति नाले ने बिसलदेव रासो लिखा और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो कीर्ति पताका है विद्यापति की, लता है, पदावली है, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। तो जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की नहीं है। मयंक यानी चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी यानी चंद्रिका मधुर होती है। तो जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्ति पताका, कीर्ति लता अवहट भाषा में लिखी गई है और पदावली मैथिली भाषा में। जय मयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना? तो हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं उसके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ है जिसे चंद्रवरदाई के पुत्र जलैन ने पूरा किया। कैमास वध का संबंध किससे है? पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, समय है। विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि किस आलोचक ने कहा कि विद्यापति श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि है? किस आलोचक ने कहा था? शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, चंद्रदर्शमा गुलेरी ने। तो किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि कहा है। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, शिवसी सेंगर ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहा कोशों को बोधगान ए दोहा नाम से किसने संपादित किया था? तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में किया था। त्रिलोपा, श्रहपा, कण्हपा आदि के दोहों को दोहा कोश नाम से किसने छपवाया था? डॉक्टर मोहम्मद शाहिदुल्लाह, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल संस्कृतायन,
प्रबोध चंद्र बागची। तो किसने छपवाया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। प्राकृताभास हिंदी से आस्य है। प्राकृताभास हिंदी से आस्य है। अपभ्रंश हिंदी प्राकृत पाली। तो प्राकृताभास हिंदी से क्या आस्य है? अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से आस्य अपभ्रंश से है। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी और प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद सिद्ध है, बद्ध हिंदी है, बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो गोरा और बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो ने 9वीं सदी की रचना है। नृपति नाले कृत विशलदेव रासो 13वीं शताब्दी की है और जलैन चंद्रवरदाई के पुत्र थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया था। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? तो इनमें अपभ्रंश की कितनी रचना है? तो अपभ्रंश की 4 रचना है। तो अपभ्रंश की कितनी रचना मानी गई है? तो अपभ्रंश की 4 रचना है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल निम्न 12 रचनाओं के आधार पर किया, जिनमें 8 तो हिंदी की है और 4 अपभ्रंश की रचनाएं। ट्रिक देखते हैं। ये 4 पै ने 2 जय की खूबी का वर्णन हिंदी में किया। 4 पै यानी पहेलियां, पदावली, परमाल रासो। पहेलियां अमीर खुसरो की, पदावली परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमेघ जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, खुमान रासो, दलपत विजय और बिसलदेव रासो, नरपति नाले। इन 8 रचनाओं को हिंदी से लिया गया है। यानी 4 पै यानी पहेलियां, पदावली, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और 2 जयमेघ जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश की खूबी यानी खू से खुमान और बी से बिसलदेव रासो। हमीरपाल की काकी अपभ्रंश के साथ भाग गई। हमीरपाल की काकी अपभ्रंश के साथ भाग गई, बताओ। तो हमीरपाल की काकी अपभ्रंश के साथ भाग गई। हमीर यानी हमीर रासो, पाल यानी विजयपाल रासो, काकी की से कीर्तिलता और की से कीर्ति पताका। हमीरपाल की और आगे काकी से की कीर्ति पताका। तो हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये रचनाएं अपभ्रंश से ली गई हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक है। तो हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिस्र बंधु है। कौन है? मिस्र बंधु। हिंदी नवरत्न पुस्तक हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है जो इलाहाबाद स्थित नागरी प्रवर्धनी प्रचारणी सभा की हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली द्वारा प्रकाशित हुई। इसके 4 संस्करण हुए। प्रथम संस्करण 1934, द्वितीय 1940, तृतीय 1943 और चौथा 1944 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण में कबीरदास जी को शामिल कर 7वां स्थान दिया। भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु के नाम से 5वें स्थान पर रखा। भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु के नाम से कौन से स्थान पर रखा? 5वें स्थान पर। और 1944 के अंतिम संस्करण में उन्होंने कबीर को 3रे स्थान पर पहुंचा दिया। तुलसीदास और सूरदास के बाद इस नवरत्न पुस्तक के प्रथम संस्करण यानी 1934 में तुलसी, सूर, देव को वृहत्त्रयी, बिहारी भूषण केशव को मध्यत्रयी, मतीराम चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र को लघुत्रयी में शामिल किया है। तो मिस्र बंधुओं की जो पुस्तक है हिंदी नवरत्न पुस्तक, इसमें एक तो वृहत्त्रयी बताई गई है, एक मध्यत्रयी में लेखों को शामिल किया और एक लघुत्रयी में।
वृहद त्रयी में सूरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी और देव को शामिल किया गया है। मध्य त्रयी में चंद्रप्रदायी, मतीराम, चंद्रप्रदायी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र को शामिल किया गया है। और लघु त्रयी, अरे यार गड़बड़ हो गया ना, वृहद त्रयी में तुलसी, सूर और देव को शामिल किया है। मध्य त्रयी में बिहारी, भूषण और केशव को शामिल किया गया है। जबकि लघु त्रयी में मतीराम, चंद्रप्रदायी और भारतेंदु, हरिश्चंद्र को शामिल किया है। प्रथम संस्करण में भूषण और मतीराम अलग अलग थे, लेकिन द्वितीय संस्करण में कबीर को शामिल करने से उन दोनों को त्रिपाठी बंधु नाम से एक जगह शामिल कर कवियों की संख्या 9 ही रख ली गई। तुलसी, सूर, देव, बिहारी, केशव, कबीर, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम, चंद्रप्रदायी और भारतेंदु, हरिश्चंद्र। ट्रिक है ये। तुसु देवी के त्रिके ने भारत को चंद बंधुओं से, ये याद नहीं रहने वाली। मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी थे, गणेश बिहारी थे, सुखदेव बिहारी थे, कृष्ण बिहारी शामिल नहीं है। मिस्र बंधु 3 भाई है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिस्र। ये चिंतामणि मिस्र के पूर्वज थे। इनमें गणेश बिहारी मिस्र सबसे बड़े, फिर श्याम बिहारी मिस्र तथा फिर सुखदेव बिहारी मिस्र सबसे छोटे थे। उनमें गणेश बिहारी मिस्र का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ तथा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य तथा उपाध्यक्ष रहे। श्याम बिहारी मिस्र का जन्म 1873 में हुआ। ये डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर जैसे प्रशासक के सरकारी पदों पर रहे। सुखदेव बिहारी मिस्र का जन्म विक्रम संवत 1878 में हुआ। ये जाने माने वकील थे। बाद में यह दीवान व सब जज भी बने। सन 1913 में तथा 1934 में मिस्र बंधु विनोद लिखा। यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ तथा इनमें 5000 कवियों का उल्लेख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा तथा मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। आदिकालीन साहित्य के बारे में असत्य कथन है। तो आदिकालीन साहित्य के बारे में असत्य कथन बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक संघर्षों, विरोधों तथा व्याघातों का युग कहा। सही है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल भाषा की दृष्टि को अपभ्रंश को बढ़ावा देने वाला काल है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश को बढ़ावा देने वाला काल है। ये भी सही है। डॉक्टर रमा शुक्ल रसाल ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा, तो ये गलत है। संक्रमण काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने नहीं कहा, राम प्रसाद ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये भी सही है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्यकाल कहा, जबकि आदिकाल के लिए संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा, राम खिलावन पांडे, राम प्रसाद ने संक्रांति काल कहा था भाई। संक्रमण काल कहा है हरिश्चंद्र वर्मा व राम खिलावन पांडे ने। आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में असत्य कथन है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में असत्य कथन है। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में असत्य कथन बताना है। श्रैपा को राहुल सांकृत्यायन तथा सार्वभौमिक दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन सिद्धनाथ साहित्य को मूल साहित्य न मानकर इन्हें सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। यह भी सही है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो साहित्य को सम्मिलित नहीं करते। ये गलत है। कैमासवद प्रसंग का संबंध पृथ्वीराज रासो से माना जाता है। सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैन, नाथ, सिद्ध, रासो सभी प्रकार के साहित्य को आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित मानते हैं, जबकि शुक्ल जी इन चारों में से केवल रासो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में मानते हैं। जैन यानी रास साहित्य के बारे में असत्य कथन है।
कवि आसगू का संबंध राजस्थान के जालोर से नहीं है, ये गलत हो गया। कवि आसगू का संबंध राजस्थान के जालोर से था। आचार, रास, फागु, चरित्र ये सभी प्रभावशाली जैन साहित्य की शैलियां हैं, जरूर है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी सही है। रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना शालिभद्र सूरी द्वारा रचित पंच पांडव चरित रास मानी जाती है, ये भी सही है। यानी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना की बात करें तो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित पंच पांडव चरित मानी जाती है। व्याख्या देखते हैं। कवि आसगू का संबंध जालोर से माना जाता है। इनके द्वारा रचित चंदनबाला रास की रचना 1200 ईस्वी में जालोर में की गई। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। चंदनबाला रास है, ये एक लघु खंड काव्य है। इसमें भवभूति के प्रिय रस, करुण रस की प्रधानता है। भवभूति ने किसकी रचना की थी? उत्तर रामचरित्र की रचना की थी भवभूति ने, जिसमें भवभूति ने करुण रस बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शित किया है। उसमें करुण रस के भाव बहुत ही शानदार ढंग से परिभाषित किए हैं, प्रभाव दिखाया है। और करुण रस भवभूति के प्रिय छंद को ही चंदनबाला रास में जालोर के कवि आसगू ने काम में लिया है, प्रयोग में लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक आंतरिक स्रोतों में नहीं है। कौन सा नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ 1567 में, ये तो है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी है? गोकुलनाथ की है। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभिक आंतरिक स्रोत है। 84 वैष्णव की वार्ता में गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव वार्ता में किसका वर्णन है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। भगतमाल किसकी है? नाभादास की है, 1585 ईस्वी में। भगत नामावली और संत वाणी किसकी है? ध्रुवदास की है। ताम्र पत्रावलियां, शिलालेख, वंशावलियां, जनश्रुतियां, तो ये जो ताम्र पत्रावलियां हैं, शिलालेख है, वंशावली है, जनश्रुति है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक आंतरिक स्रोत में नहीं आती है। विकल्प नंबर 4 में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के आंतरिक स्रोत न होकर कैसे स्रोत है? बाह्य स्रोत है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा था? हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन का है, इसे नहीं कहा जाता है। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का, इसे भी नहीं कहा जाता है। शिव सिंह सरोज, इसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज को कहा जाता है, जो शिव सिंह सेंगर का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये भी नहीं है। इस इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का उल्लेख मिलता है। इससे पहले किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का उल्लेख नहीं मिलता। इसी कारण से हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। पीछे लगा जाई था लोकवेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो इस दोहे को देखें, इस दोहे की प्रकृति देखें तो ये कबीर जी का है। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, कबीर का नाम भी है, ठीक, कबीर क्या कहना चाहते हैं इस दोहे में? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद का अनुसरण करने से, सही है ये तो। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया नहीं, ये तो दूर ले जाने वाले हैं। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। दीपक दिया हाथी, सही है। सतगुरु ने दीपक
थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, ये बात गलत है। 1 और 3 नंबर सही है। किस विकल्प में सही विकल्प है? तो 1 और 3 यानी 2 नंबर हो जाएगा। पीछे लगा जाई दिया हाथी, इस दोहे में उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। सहजान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजान शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो सरेपा है। बौद्ध धर्म की सहजान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरेपा 8वीं शताब्दी में थे। तो सरेपा कौन सी शताब्दी में थे? 8वीं शताब्दी में थे। सरेपा में सबसे पहले स आया है, देखो, और स को नीचे से बंद करेंगे तो ये 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8। तो सरेपा 8वीं शताब्दी में थे, सहजान शाखा के प्रवर्तक थे। सरोज वज्र राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध थे। सरेपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरेपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरेपा के काव्य में दृष्टव्य है। सबरपा की पुस्तक है चर्यापद। लुईपा, कणैपा, डोंबिपा, कुकुरीपा आदि काल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि है। डोंबिपा की पुस्तक है डोंबी गीतिका। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो कीर्तिपताका अभी तक क्या नहीं हुई है? संपादित नहीं हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर, अभिनव, जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है। विद्यापति की रचना कीर्तिपताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका की भाषा अवट है और पदावली की भाषा मैथिली है। और विद्यापति सबसे अधिक प्रसिद्धि विद्यापति को पदावली के कारण ही मिली। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधरनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध की रचना किसकी है? आत्मबोध रचना तो ये गोरखनाथ जी की है। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु यानी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ जी की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, प्राण सांकली, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बृहतवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किया है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। तो ये पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा, तो ये पंक्ति विद्यापति की है। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में निवास करते थे, जिनके गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरिमिश्र। उनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्तिपताका ये अवट भाषा में, पदावली मैथिली में। और बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि किसे कहा है? विद्यापति को कहा है। और विद्यापति ने सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य के रूप में रचा है, यानी कृष्ण को काव्य का विषय बनाया था। किसने? विद्यापति ने। और माधव भी किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। तो माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। बोधगान ए दोहा पुस्तक के संपादक कौन है? तो हरप्रसाद शास्त्री है। और बोधगान ए दोहा बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई। इसके अलावा जो ग्रंथ है प्रबोध चंद्र बागची का है, जिसने संपादन किया था दोहा कोश का। सरेपा का दोहा कोश है जिसका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। हिंदी काव्य धारा का संपादन किसने किया? राहुल सांस्कृतायन ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है
सिद्ध कवियों ने जो भाषा काम में ली उसे कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवट, संध्या। तो उसे क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। संध्या भाषा कैसी है? तो ये अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। तो कौन सी भाषा अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है? संध्या भाषा। और संध्या भाषा अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया सिद्धों के साथ साथ। कबीर आदि संतों की भाषा शैली को उल्टबासी कहा जाता है, उल्टबासी। राहुल संस्कृतायन ने 84 सिद्ध कवियों में श्रैपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। श्रैपाकृत, दोहाकोश, सबरपाकृत, चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रैपा 8वीं शताब्दी में थे। निम्न में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो बिसल देव रासो का मूल रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। और पृथ्वीराज रासो का वीर और श्रृंगार दोनों है। नरपति नालय द्वारा कृत बिसल देव रासो का मूलतः एक मुक्तक गीति काव्य है। तो बिसल देव रासो है, ये मूलतः एक मुक्तक गीति काव्य है। बिसल देव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के शासक बिसल देव तृतीय, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, उसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरलतम शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना बिसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों में होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम सीमा को प्राप्त हुई। तो बिसल देव रासो की जो श्रृंगार परंपरा है, ये विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होती हुई चरम विकास पर कहाँ पहुंची? रीतिकाल के श्रृंगार काव्य में। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो अमीर खुसरो है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो है, जिसे तृतीय हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। इनका असली नाम अब्दुल हसन था। खलिकबारी, चार दरवेश, दो सूखने, गजल, हालात ए कन्हैया तथा नजराज ए हिंदी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं।